नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। प्रेस फ्रीडम के बारे में हम अमेरिका और भारत के बीच कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के 180 मुल्कों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अमेरिका 41वें और भारत 133वें स्थान पर है। पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान और उनके सत्तारोहण के बाद आज मीडिया फ्रीडम की चुनौतियों पर जिस तरह की बहस चल रही है वह कई दृष्टियों से भारत के लिए भी प्रासंगिक नजर आती है। ये अलग बात है कि कुछ सेमिनारों या ग्रुप बहसों के अलावा भारत में प्रेस फ्रीडम का विषय मुख्यधारा मीडिया के लिए शायद ही कभी मुद्दा बनता है। अपनी लगातार सिकुड़ती प्रेस फ्रीडम पर शायद ही किसी लोकतांत्रिक देश या समाज का प्रेस इस कदर लापरवाह हो। उल्टे हमारा मीडिया इस बात के लिए अपनी पीठ आप ही ठोंकता रहता है कि उसे भारत में लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। तो आज हम प्रेस फ्रीडम के इसी संदर्भ को लेकर अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें भाग लेने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, जो संस्थापक संपादक भी हैं द वायर के। हमारे साथ हैं अमेरिका सहित कई मुल्कों में भारत की राजदूत रही मीरा शंकर जी। हमारे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। शुरुआत मैं समझता हूँ कि सिद्धार्थ आपसे करें, क्योंकि आपने अमेरिका और भारत दोनों के प्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है। जो ट्रंप साहब के चुनाव के दौरान और सत्तारोहण के बाद जो बड़े सवालों को लेकर जिस तरह कन्फ्रंट कर रहा है वहाँ का मीडिया, जिस तरह की चुनौतियाँ समझी जा रही हैं और उनका जो रिस्पांस है, वो आप कैसे समझते हैं कि वो अमेरिका के लिए क्या कहती है बात, और भारत के लिए क्या कोई इसमें संदेश है? जी, मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता का जो माहौल है अभी ट्रंप के आने के बाद, वो एक काफ़ी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट वहाँ बन चुका है। ट्रंप साहब और उनके इर्द गिर्द जो एडवाइज़र्स हैं वो काफ़ी खुल्लम खुल्ला जो है वो मीडिया को चैलेंज करते रहते हैं। उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट होते हुए भी ट्विटर पे जो है बाय नेम न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, जो वहाँ के बड़े इदारे हैं मीडिया के हवाले से, उनके क्रेडिबिलिटी पे वो अटैक करते हैं, बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ के चलाने वाले चैनल या आउटलेट्स हैं। ऐसा शायद अमेरिकन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, और शायद ही किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस कदर जो है मीडिया पे सरकार के जानिब से ऐसा हमला हुआ होगा। US मीडिया के सामने 2 विकल्प थे कि एक कि चलिए ऐसे वातावरण में हम अपना पीस एक तरह से अब सफ़ेद झंडा दिखा के, क्योंकि हमने सरकार से स्टोरीज निकालनी है, एक वर्किंग रिलेशनशिप होना बड़ा ज़रूरी है, तो क्यों ना हम अपने क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचना को एक तरह से साइड में रखते हुए ट्रंप साहब के साथ एक तरह से एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। वो था विकल्प या रास्ता नंबर 1। दूसरा कि पत्रकारिता के जो उसूल हैं, जर्नलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे हम खड़े होके किस तरह से तमाम मुश्किलों से झेलते हुए भी इस स्टोरी को हम कैसे कवर करें एक इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह। और मुझे बड़ी खुशी है कि US की मीडिया 99%, ये कह सकते हैं 99% US मीडिया दूसरे रास्ते को इख्तियार कर चुका है। और उन्होंने कहा भी कि एक्सेस देना न देना आपका बिल्कुल वो है, मतलब लेकिन हम जानते हैं कि हम खबर कैसे निकालें। ट्रंप साहब ऐसे कह रहे हैं कि CNN को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स में से हम हटा देंगे, तो इन लोगों ने कहा कि चलो हमको परवाह नहीं, आपने एक्सेस देना है नहीं देना है, खबरें हम रिपोर्ट करेंगे। खबर रिपोर्ट करने के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, एक्सेस सिर्फ एक होता है। आपने पूछा हिंदुस्तान के हवाले से इसमें लेसन क्या है? लेसन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उस कदर जो है नेगेटिविटी या हॉस्टिलिटी पिछले 2-3 साल में नहीं है, लेकिन फिर भी इस सरकार का जो रुख है, और सरकार को छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, आम आदमी पार्टी का जो रुख है मीडिया के हवाले से, या हमारे पूरे सिस्टम में जो दूसरे पार्टीज हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं, या तमिलनाडु में AIADMK, जब जयललिता जी जिंदा थी, तो प्रेस से उनका रिलेशनशिप कोई बहुत बढ़िया नहीं था और प्रेस को एक्सेस नहीं देते थे। लेकिन फिर भी मीडिया जो है थोड़ा अपने आप को दबा के काम करने का एक तरह से आदी हो गया। और US मीडिया जिस तरह से कह रहा है कि चलिए एक्सेस मत दीजिए, फिर भी हम खोजी पत्रकारिता को इस्तेमाल करते हुए स्टोरीज निकालेंगे, उस दिशा में ज़्यादा हमको काम करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। लेकिन सिद्धार्थ, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में बनता है इस संदर्भ में कि अमेरिका में आज मीडिया खड़ा है।
आज वो तमाम चुनौतियों को का सामना सीधा करना चाहता है। लेकिन जब भारत में इससे भी कम बल्कि मैं कहूँगा कि छोटी इससे चुनौतियाँ आती हैं, कई बार कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी आईं, तो खड़ा होने के बजाय हम समझौता या तो कर लेते हैं या भारतीय मीडिया का बड़ा सेक्शन रेंगने लगता है। अगर आडवाणी जी के शब्दों को यूज़ करूं, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जब आई, लोगों को कहा गया कि झुको, तो रेंगने लगा था इंडियन मीडिया। तो ये स्थिति भारत के मीडिया की, दोनों कॉर्पोरेटाइज प्रेस है। अमेरिका के पास कई 100 साल का इतिहास है, हमारे पास शायद उससे कम है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो छोटे छोटे प्रेस थे, उनका वजूद अब ख़त्म हो गया है। प्रताप, मतवाला, ये सब कहीं नहीं है। लेकिन जो प्रेस अंग्रेज़ों की हुकूमत में उनके साथ थी, वही आज मेन स्ट्रीम मीडिया है, या जो नए आए हैं उनकी तर्ज पर। तो आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है कि हम खड़े नहीं हो पाते और वो खड़े होकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? सवाल बड़ा दुरुस्त है आपको। मैं दो वजह आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहले कि आज के मौजूदा हालात में अमेरिका में मीडिया अगर ट्रंप के खिलाफ है और ट्रंप मीडिया के, तो साथ साथ मीडिया मालिक भी जो है नाराज हैं, बल्कि अमेरिका का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर। आपको याद होगा चुनाव के दौरान कॉर्पोरेट अमेरिका ने अपने इरादे को छुपाया नहीं कि वो हिलरी क्लिंटन को जिताना चाहते थे, क्योंकि एक तरह से एक ज़्यादा प्रिडिक्टेबल स्टेबल एनवायरनमेंट वो उनके लिए बनाने वाली थी। अब जो ट्रंप आ गए तो यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर भी देख रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो ट्रंप करने वाला हमारे फायदे के खिलाफ जा सकती हैं। तो ये स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी तरह से सरकार से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात कि एज एन इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि एक लंबे दौर से हिंदुस्तान के अंदर जो एक फाउंडेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, जो एडिटर्स जो संपादक की जो एक पोजीशन होनी चाहिए, वो पिछले 20, 25, 30 साल से कमज़ोर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जबकि यूएसए में जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स से जुड़ा हुआ और वहाँ का जो बिजनेस मॉडल है मीडिया का, एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन साथ साथ रीडर्स पे बहुत डिपेंडेंट है। यहाँ पे रीडर्स और व्यूअर्स का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है जी, इसलिए रीडर्स और व्यूअर्स को नज़रअंदाज आसानी से किया जाता है। मीरा शंकर, आप कैसे देखती हैं, खासकर जो सिद्धार्थ ने बिल्कुल अंत में बात कही कि अमेरिकन प्रेस, अमेरिकन मीडिया के सामने रीडर्स का भी एक बड़ा रोल है। हमारे यहाँ विज्ञापनदाता सबसे अहम है, कॉर्पोरेट हमारे यहाँ का सत्ता संरचना, मैं आज की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जो सत्ता में है, जो भी सत्ता संरचना में जिसका भी वर्चस्व होता है, उसके साथ उसकी एक्सेस वैसे ही होती है जैसे मीडिया के लोगों की एक्सेस मानी जाती है कि यही जर्नलिज्म है, शायद खोज पड़ताल इसीलिए कम होती है। आप कैसे देखती हैं? ऐसा है कि मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्रजातंत्र में, और एक सचेत साहसी मीडिया जो वास्तविकता दिखाए वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रजातंत्र है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलती है। क्योंकि एक तरीके से स्वाभाविक होता है कि जो भी सत्ता में होता है, जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा, वो चाहता है कि हमारी प्रशंसा करे मीडिया, आलोचना नहीं अच्छी लगती है तो किसी ना किसी तरीके से वो चाहते हैं कि मीडिया को हम इन्फ्लुएंस करें अपनी ओर। पर मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वास्तविकता और भिन्न आवाज़ें जो हैं, भिन्न विचार, वो लोगों के आगे लाए। अच्छा, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि समय ऐसे भी आए हैं जहां मीडिया भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, क्योंकि मकाथी ईरा आप देखिए तो कम्युनिज्म को लेके एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था, और जो भी कुछ कहता था जो थोड़ा फ़र्क हो उसको आप अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ एक्ट के नीचे दबा सकते थे। जो आर्टिस्ट थे उनको रेडियो पे भी नहीं आने दिया, जैसे पीट सीगर, वो चार्ली चैपलिन की जो फिल्म थी किंग इन न्यूयॉर्क 1950s में बनी, फिर रिलीज़ हुई 1970s में, क्योंकि उसको रोक लगा दिया था। पर आज जो है मीडिया का बहुत महत्व है, और वहाँ पे चैलेंजेस और हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया की वजह से अब लोग जो पत्रकार हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको नहीं पढ़ना बहुत कम कर लिया है। तो कई न्यूज़पेपर्स बिल्कुल बंद हो रहे हैं या अमेज़ॉन जैसे कंपनीज़ ने ख़रीद लिए हैं, तो उनके लिए जो चैलेंज है वो फ़र्क है। पर वहाँ पे जो
अमेंडमेंट है ना उनका, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, या वो बहुत First Amendment, बहुत मजबूत है, बहुत तो मजबूत है। नहीं, तो क्या आपको ये भी लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया में और अमेरिका में, अगर दोनों को तुलनात्मक ढंग से देखें, तो इसलिए भी है कि संवैधानिक तौर पे हमें उस तरह का कवच नहीं है जैसा कि अमेरिका में है, और डिफेमेशन का जो हमारे यहाँ जिस तरह का डेफमेशन भी और लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक Exactly. ऑर्डर पे थ्रेट है, तो ये एक बड़ा कारण- यहाँ पे ये फर्क है कि आप किसी को, मतलब अगर आप कुछ छापें और हमें लगे कि इसे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, कुछ भी उसको खतरा हो सकता है, हम वो आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल संक्षेप में सिद्धार्थ, क्या आपको ये लगता है जो मीरा शंकर कह रही हैं कि अमेरिकी प्रेस के तन कर खड़ा होने और भारत में सरेंडर करने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत के प्रेस के पास न तो संवैधानिक आधार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, जो आम नागरिक को आज़ादी 1901A के तहत है वही हमें भी है, ठीक उसी तरह से अमेरिकी प्रेस के पास डिफेमेशन का उतना कड़ा और अड़ियल कानून नहीं है जितना भारत के पत्रकारों को झेलना पड़ता है। आप तो स्वयं झेल चुके हैं। जी नहीं, देखिए ये फर्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये सबसे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है? मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि आज, मतलब कि कभी कभार कुछ पत्रकारों के लिए, कुछ संपादकों के लिए, कुछ अखबार या टीवी चैनल्स के लिए हो सकता है कि अगर किसी स्टोरी पे काम कर रहे हो जी, तो डेफेमेशन का कानून है, वो एक तरह से एक बाधा बन जाता है। लेकिन हम आमतौर पे जो स्थिति है उस पर अगर हम चर्चा करें तो मेन चीज है कॉर्पोरेट ओनरशिप, उनका अपना इंटरेस्ट, और मीडिया के अंदर एडिटोरियल जो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो उसमें इस कदर कमजोर। विवेक, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समाजशास्त्री हूं, तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है वो सामाजिक संरचना पर निर्भर होता है, और भारत की सामाजिक संरचना में वह प्रजातांत्रिकरण अभी नहीं हुआ है जो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर है, और वह जो प्रतिस्फुटित होता है, स्वतः प्रतिस्फुटित होता है और उससे भाषा निकलती है। तो इसलिए वहां पर पत्रकार खड़ा होकर के लड़ रहा है, और उसकी वो व्याधियां नहीं हैं, उसकी वो प्रजातांत्रिक जो भावनाएं हैं वो बलवती हैं, उसके सामने वो रुक नहीं रही है। और आप देखेंगे कि जन सामान्य में ट्रंप के खिलाफ एक गुस्सा है, और वो गुस्सा परिलक्षित हो रहा है आपकी मीडिया के तहत, क्योंकि मीडिया भी एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, समान वो नागरिक पहले है और बाद में मीडिया कर्मी है। लेकिन यहां पर भारतवर्ष में जो प्राकृतिक अस्मिताएं होती हैं वो इतनी गूढ़ हो जाती हैं कि आपकी प्रजातांत्रिक मूल्य वो पीछे हो जाते हैं। दूसरी बात, जो संवैधानिक नैतिकता की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसकी जड़ें शायद, और मैं समाजशास्त्री होने के नाते अमेरिकन सोसाइटी के अंदर ज्यादा गहरी पाता हूं बनिस्बत यहां पर कोई भी संविधान को मानने के लिए नहीं तैयार है। आपके सभी कानूनों का अभी आप नोटबंदी चल रही, आपने 24,000 लगा दिया भाई प्रतिबंध। अरे ये किस भारत की कौन सी ऐसी संवैधानिकता है जिसके तहत आप मेरी कमाई हुई दौलत पर भी आप प्रतिबंध लगा सकते हैं और कोई कानून बोल नहीं रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि संवैधानिक जो हमारी नैतिकता है उसका और प्रजातांत्रिक मूल्यों का नितांत अभाव है, वही परिलक्षित होता है यहाँ की प्रेस में, और वहाँ की क्योंकि ज़्यादा है वो परिलक्षित हो रहा है उस प्रेस में। मैं एक छोटे अंतराल पर हम लोग जाते हैं, और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो जो इस पहलू से अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में होंगे, हमारे जहन में, हमारे दर्शकों के जहन में होंगे, हम उन पर भी अपने तीनों मेहमानों की राय लेंगे। एक छोटा अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका दोनों मुल्कों में प्रेस फ्रीडम को लेकर अलग अलग आयाम उभर रहे हैं। प्रेस जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसका वो वाजिब जवाब भी खोज रहा है। लेकिन क्या भारत में प्रेस फ्रीडम की जो चुनौतियां हैं हम उनको शिद्दत से महसूस भी कर पा रहे हैं? सिद्धार्थ, मेरा यही सवाल है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें गिनाई जाती हैं, उसमें ओनरशिप कैरेक्टर भी एक है, उसमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, एक जो पहलू उसका उभरता है। हमारे यहाँ TRAI ने 3 बार पेपर्स इस पर दिए। एक बार उन्होंने सलाह का पेपर दिया, फिर इसके बाद एक कंसल्टेशन के बाद एक ज़्यादा विस्तार के साथ पेपर दिया गवर्नमेंट को, और तीसरा पेपर जो उन्होंने अंतिम दिया 2014 में, वो एक मुकम्मल एक पेपर था जिसमें उन्होंने ये बताया था, खुल्लर साहब उस समय थे उसके
चेयरमैन कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए और भारत में मीडिया की जवाबदेही, उसकी स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के लिए ओनरशिप के इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ट्राई तक सीमित मामला नहीं है। भारत की संसद ने मई 2013 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी स्टैंडिंग कमेटी वो पेश की गई। अब तक मैं समझता हूँ जितनी रिपोर्ट्स मैंने पार्लियामेंट की पढ़ी हैं प्रेस को लेकर, उसमें सबसे बेहतरीन रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि भारत में ओनर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं, और साथ साथ हमारे देश के जो सियासतदान हैं, जो सत्ता संरचना के हिस्सा हैं, कोई नहीं चाहता प्रेस फ्रीडम, कोई नहीं चाहता एक बेहतर प्रेस? क्या कार्रवाई छोड़िए, इस पर चर्चा भी नहीं हुई जी। और मीडिया ने और मीडिया मालिकों ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से मीडिया मालिक कॉन्फिडेंट थे कि सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस दिशा में शायद नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उनको मीडिया का सपोर्ट चाहिए, मीडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो एक तरह से एक मिली भगत जो इस सिस्टम को बरकरार रख रहा है। ट्राई ने आखिरकार क्या मतलब दो मोटे मोटे उनके सुझाव थे जो मुझे लगता है कि काफ़ी अहम थे। सबसे पहले कि फाइनेंशियल पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई अगर आप मीडिया चला रहे हैं तो आमदनी का सोर्स क्या है, इश्तिहारों का आपका टैरिफ रेट क्या है, ताकि पाठक या व्यूअर को पता चले कि भाई ये किस बेसिस पे ये मीडिया हाउस चल रहा है। दूसरा कि क्रॉस मीडिया चलिए रिस्ट्रिक्शन ना डालें, लेकिन कम से कम एक क्लियर पोजीशन होना चाहिए कि किसका क्या है, मोनोपलाइजेशन की जो डिग्री है विद इन पर्टिकुलर मीडियम प्लस क्रॉस मीडिया, इस पे जो है बहुत सारे जनतांत्रिक देशों में कानून है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को मानता है कि अगर मीडिया मोनोपलाइज हो जाए तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस फ्रीडम पे दबाव आ जाता है। मुझे लगता है कि आज मीडिया इस कदर मोनोपलाइज हो चुका है। हालांकि बहुत सारे छोटे मोटे अखबार और टीवी चैनल हैं, लेकिन कुल मिला के जो फाइनेंशियल ताकत है वो गिने चुने मीडिया हाउसेस के पास है और उसका भरपूर जो है इस्तेमाल होता है। काफी बड़े पैमाने पर टेक ओवर भी हुए हैं हाल के दिनों में। टेक ओवर हुआ, और अफसोस की बात है कि जो सबसे अमीर, सबसे रिच, सबसे जो बड़े मीडिया कंपनी है, उन्हीं कंपनियों में पत्रकारिता का स्तर सबसे गिर चुका है। इसी से आप एक वो कनेक्शन आप स्थापित कर सकते हैं कि अगर इस पे एक डिबेट हो, इस पे अगर कानून बनाने की हम कोशिश करें या कम से कम एक सिस्टम ऑफ रेगुलेशन बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि कम से कम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सुधार हम ला सकते हैं। लेकिन विवेक, हम जब अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन प्रेस में एफर्मेटिव एक्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद वहाँ की न्यूज़ रूम में विविधता भी आई। ये ठीक है कि बैलेंस बिगड़ता भी रहा है, घटता भी रहा है, लेकिन उन्होंने कोशिश की अपने देश में जो न्यूज़ रूम्स हैं मीडिया के, आप उसकी असलियत से वाकिफ़ हैं, मुझे नहीं कहना है, आप समाजशास्त्री हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे सर्वे भी हुए और इन चीज़ों को भी देखा गया। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान, अभी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़े अखबारी समूह, मैं नाम लेकर कहता हूँ, दैनिक भास्कर.com, उसकी तरफ से ऐसे होर्डिंग्स लगे जो इस जनतांत्रिक विश्व में मैं कहूँगा दुनिया में जहाँ जहाँ जनतंत्र है वहाँ के प्रेस में शायद ही ऐसी कोई घटना देखी गई हो जब वो कुछ पार्टियों को निशाना बना रहा हो। तो ये जो घटनाक्रम है, कैसे आप इनको देखते हैं और प्रेस फ्रीडम से इसको कैसे जोड़ते हैं, और क्या भारत के प्रेस फ्रीडम में ये एक बड़ी चुनौती है, विविधता का ना होना? बिल्कुल, ये यहीं से आप शुरू कर सकते हैं कि वास्तविकता में कि यदा कदा प्रेस के रिपोर्टर्स या एंकर्स या आप कहें कि उसके एडिटर्स, उनके अंदर तो हो सकता है मानवीय गुण हो, प्रजातांत्रिक मूल्य हो, तो वो अपवाद हैं, धारा नहीं। सिद्धार्थ जी जब थे तो हिंदू के अंदर कुछ मतलब दूसरे प्रकार छपता था, और आज वायर में हैं तो वो प्रजातांत्रिक मूल्य दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं, इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं, वो अपवाद हैं। लेकिन आप एक बहुत बड़ा उदाहरण लीजिए बिहार का। बिहार की, अभी बिहार में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रेस होना बाकी है, मुझे जहां तक है प्रिंट मीडिया में अभी कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ है। वहां का पूरा नहीं, मैं थोड़ा अगर करेक्शन कर दूं कि वहां भी जितने प्रमुख अखबार हैं वो आमतौर पर दिल्ली के या मुंबई के जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्हीं द्वारा संचालित, बिल्कुल संचालित है। लेकिन वहां पर जो एड है जिससे वो चल रहा है वो उसी सरकार से चल रहा है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सामाजिक न्याय की सरकार थी।
सामाजिक न्याय की सरकारों के एडवर्टीजमेंट पर पूरे के पूरे पेपर चलते हैं। जब वहां पर चुनाव होता है तो वह सामाजिक न्याय उन अखबारों से गायब होता है। तो यह प्रमाणित करता है कि आप अपनी प्राकृतिक अस्मिता, जिसमें सामाजिक जातीय अस्मिता, उसमें धार्मिक अस्मिता, वह आपके प्रोफेशन पर ज्यादा हावी हो जाती है। और इसलिए आपने अभी देखा कि किस प्रकार के स्लोगन उत्तर प्रदेश की या भास्कर के उत्तर प्रदेश के सड़कों पर अस्मितावाद के स्लोगन लग रहे थे। उस समय प्रेस की स्वतंत्रता कहां चली गई, नागरिक की समानता कहां चली गई। यह प्रमाणित करता है कि हमारे अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का नितांत अभाव है। लेकिन सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब भास्कर जैसी घटना होती है, जो उत्तर प्रदेश की इतनी बहुचर्चित घटना है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खा जाता है। अगर सोशल मीडिया पर ये चीजें प्रमुखता से ना आती, अगर इलाहाबाद और लखनऊ की सड़कों पर लोग धरना प्रदर्शन न किए होते, तो ये मुद्दा ही नहीं उठता और भास्कर को ये सारी होर्डिंग्स अपनी विड्रॉ करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन आज भी प्रेस काउंसिल हो या एडिटर्स गिल्ड हो, किसी के लिए मुद्दा नहीं है। देखिए, इस किस्म के जो हेडलाइंस भास्कर ने छापे हैं ये, और अलग अलग अखबारों में टाइम टू टाइम ये आते रहते हैं, मतलब ये शर्मनाक है, शेमफुल है कि ऐसा हो भी सकता है। इस पर डिबेट नहीं होती। जितने बड़े पैमाने पे मीडिया के अंदर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सारे जो मीडिया हाउस हैं वो इस हकीकत को पहचानते हैं कि जब तक आपके न्यूज़ रूम में वो विविधता या डाइवर्सिटी नहीं होगी तो आप ऐसे हेडलाइंस, ऐसे स्टोरीज आप करते रहेंगे। लेकिन समस्या को आइडेंटिफाई करना एक बात है, उस पर कुछ ठोस कार्रवाई करना अलग है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडिया, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो विविधता लाने के पक्ष में है या उस दिशा में कोई कार्रवाई उठाने के लिए तैयार है। फिर मीराशंकर, विकल्प क्या है? एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, डिप्लोमेट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, जो दुनिया को जिन्होंने देखा है, कैसे देखती हैं कि इतना विविधता भरा ये समाज है लेकिन मीडिया बिल्कुल विविध नहीं है, मीडिया में विविधता आने नहीं दी जा रही है, मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहा है। अब जिस तरह की चुनावी माहौल में जिस तरह के होर्डिंग वो स्वयं लगा रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं और इसका क्या करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? ऐसा है ना, पहले कहते थे मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, फैक्ट्स आर सेक्रेड, मतलब वास्तविकता पे जोर, और ओपिनियंस आर फ्री। अब जो हो गया है टीवी में भी और सोशल मीडिया में भी कि फैक्ट्स डोंट मैटर एंड ओपिनियंस आर ऑल। एंड ये अमेरिका में भी है। अगर आप फॉक्स न्यूज़ देखें और दूसरी तरफ आप MSNBC देखें तो आपको लगेगा कि एक ही देश के बारे में हम सुन रहे हैं, बिल्कुल विभिन्न चीज़ें और बिल्कुल विभिन्न विचार। रेडियो टॉक शोज जो अमेरिका में होते हैं वो बिल्कुल राजनीतिक होते हैं, और प्रिंट मीडिया जो है वो थोड़ा अपना इंडिपेंडेंस पे और फैक्ट्स पे जोर देता है। पर रेडियो टॉक शोज जो कई सालों से चल रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक होते हैं। तो ये है कि हिंदुस्तान में भी मीडिया जो है एक तरीके से सेंसेशन और उसकी ओर जा रहा है, बल्कि जो भी न्यूज़ होता था, ओपिनियंस होते थे, आजकल तो न्यूज़ ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है टीवी चैनल्स पे, क्योंकि ओपिनियंस ही चलते रहते हैं और एक तरीके से ड्रामा। अल जजीरा के व्हाइट हाउस रिपोर्टर जो कभी CNN के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उन्होंने हाल में कहा कि एक्सेस जर्नलिज्म में डूबे अमेरिकी मीडिया के लिए ट्रंप साहब का जो शासन है वो किसी बसंत की तरह सुहाना है। मतलब इसमें बहुत कुछ नई चीज उभर सकती है, मीडिया को बेहतर एक दिशा मिल सकती है। भारत के मीडिया को कोई सुहाना बसंत कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या कोई रास्ता देख रही हैं आप? वो तो जब लोग कहेंगे, क्योंकि अभी देखिए जो पॉपुलर चैनल्स कौन से हैं, लोग क्या देखते हैं? वो देखते हैं सनसनी खबर। जब लोग खुद उससे तंग आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमें वास्तविकता चाहिए, ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में या कंट्राइव्ड कंट्रोवर्सी रोज की, पर अभी तक तो ये है हिंदुस्तान में कि लोग उसी को पसंद करते हैं। विवेक, एक बड़ी समस्या ये भी दिखती है भारत के मीडिया में कि जो कुछ अच्छा ठीक ठाक दिखता है वो अंग्रेजी के कुछ बड़े अच्छे अखबारों में दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे डीमोनेटाइजेशन, अच्छे लेख आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए, हिंदू में आए, टाइम्स में भी कभी कभी आए, ST में भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन जो भी बेहतर ढंग का विमर्श है देश के लिए, इकॉनमी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, वो सब अंग्रेजी में है। और हिंदी में जो कुछ है या अन्य भारतीय भाषाओं में है वो भूत प्रेत है, बगदादी है, नाग नागिन है, सांप सपेरा है। आई मीन इस तरह की चीज़ें हैं कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। आई मीन ये सारा कंटेंट जो है हिंदी मीडिया में भरा पड़ा है, खासकर प्राइवेट चैनलों में। तो ये जो आप एक फ़र्क देख रहे हैं कि अंग्रेजी में विवेक कुमार लिखेंगे, सिद्धार्थ वरदराजन, मीरा शंकर, लेकिन हिंदी में बगदादी और आई मीन इस तरह की चीज़ें केवल आएंगी। ये क्या योजनाबद्ध है या अनजाने में सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, मुझे यही लगता है कि आपने जब मीडिया किया था तो ये बताया गया था कि भाई हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने दर्शक को, हम अपने पाठक को हम उस तरह का समझदार बनाएंगे कि हाँ, वास्तविकता में उसका उत्थान हो सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं दुरूह हो गया है और अब जो पत्रकारिता मिशन के तौर पर शुरू हुई थी वो प्रोफेशन से बदलते बदलते सोप ओपेरा में आ गई है। वो एक केवल और केवल जैसे स्लोगन हो गई है और उससे पाठक या हमारा दर्शक शिक्षित होगा। मुझे लगता है कि ये सरोकार टूट रहा है। लेकिन मैं, आप जिस सरोकारों से जुड़े हैं, मैं जानबूझकर ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि जो सबाल्टर्न आई मीन ये हाशिए के लोगों का जो आप डिस्कोर्स पेश करते हैं अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में, आखिर मीडिया के स्तर पर कोई इनिशिएटिव इन समाजों से क्यों नहीं दिखता? देखिए, बड़े स्तर पर। देखिए, मैं अपना आपको व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि हम लोग तो जाते हैं जहां पर भी बुलाया था, लेकिन जिस ह्यूमिलेशन से हम गुजरते हैं, जिस प्रकार का ह्यूमिलेशन वहां बैठ करके होता है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य आदमी वहां जाकर के बैठेगा। उसके बावजूद जिस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर अब कोई रूम बच रहा है। क्या बड़े प्रोग्रेसिव जो एंकर भी बनते हैं वो नहीं बुलाते हैं आपको जनसामान्य की बातों पर, वो जातिवादी बात पर ही बुलाएंगे। अगर वो और उसके नीचे लिख देंगे दलित चिंतक, उसके बाद जब बुलाएंगे तो बीएसपी पर ही बुलाएंगे। ऐसा लगता है कि हमको सर्व समाज की बात ही नहीं पता है। तो ये जो रिडक्शनिज्म है, जिस प्रकार संकुचितीकरण है सोच के अंदर, वो मुझे लगता है कि उत्थानात्मक नहीं दिखाई पड़ रहा है इस अखबारी दुनिया के अंदर। सिद्धार्थ, हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन अंत में एक सवाल जरूर करेंगे कि क्या आपको लगता है कि मीडिया में जैसे एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया में सवाल उठाने के फोरम्स, आप जैसे लोग या आपके जो इनिशिएटिव्स हैं या सोशल मीडिया पर और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या यही हैं या मेनस्ट्रीम मीडिया में, खासकर मैं चैनलों के स्तर पर कर रहा हूँ, कोई आप भविष्य देखते हैं? देखिए, भविष्य है, लेकिन उस भविष्य को लड़के छीनना पड़ेगा। अगर इस कार्यक्रम को यंग पत्रकार या कोई जो पत्रकार बनना चाहता है वो देख रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि वो निराश ना हो, वो फ्रस्ट्रेट ना हो। ज़रूर अगर आप इस पेशे में आएंगे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष अगर आप कीजिएगा तो आप स्पेस बना सकते हैं, और अगर अपने इदारे में नहीं तो कहीं और बहुत सारे विकल्प हैं जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूं कि दुनिया के कुछ महान समाजशास्त्रियों ने भी माना है कि पत्रकारिता का काम सवाल उठाना है, जवाब का अंदाज लगाना नहीं। लेकिन सवाल उठाने के इस क्रम में हमारे यहाँ कई अड़चनें आती हैं। इनमें कईयों का आप लोगों ने आज जिक्र किया, जैसे मीडिया ओनरशिप का सवाल, संपादकीय स्वायत्ता का लगभग खात्मा, मीडिया में लंपट और आवारा पूंजी की बढ़ती मौजूदगी और न्यूज़ रूम में विविधता का न होना आदि आदि। सवाल है, सार्थक और सशक्त मीडिया के लिए हम इन अड़चनों के खात्मे का अनंत काल तक इंतजार करते रहें या अपने वक्त और स्थान की सीमाओं के बावजूद सवाल उठाने वाली पत्रकारिता का झंडा बुलंद करें। किसी जवाब का अंदाज लगाने के बजाय हम इसी सवाल के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।